जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैथ की अगली कड़ी हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति में बेसिक चीज़ें हम लोग जान लिए थे। उसी के आगे कुछ और हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम कहे थे कल पढ़ा जाएगा संख्या प्रणाली। ठीक है, संख्या प्रणाली में अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि संख्या प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया। हला होते तो कई है, लेकिन हम लोगों को मेन यहाँ दो है। ये दोनों में भी मेन एक ही है, जो दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली, इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम। दूसरा द्विधारी संख्या प्रणाली या बाइनरी सिस्टम। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। दार्शनिक प्रणाली को हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदू अरबिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो दार्शनिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम या दशमलव प्रणाली कहेगा। ठीक है, या दशमलव पद्धति ये भी कह सकता है। ठीक है, तो उसी को हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं। इसका जो आधार होता है वो 10 होता है। और 10 क्यों होता है? क्योंकि इसके 10 प्रतीक होते हैं। 0 से लेके 9 तक की जो संख्या है ये इसके प्रतीक हैं, इसीलिए इसका आधार जो है वो 10 है। ठीक है, और इस प्रणाली में एक या एक से अधिक संकेतों को मिलाकर क्या होते हैं, संख्या बनते हैं। कल हमने आपको चर्चा किया था कि अगर एक अंक की संख्या की बात करेगा तो इनमें से कोई यही रहेगा, और 2 अंक की संख्या की बात करेगा तो इसका मतलब है इन्हीं में से मिलकर 2 अंक की संख्या बनाएंगे। जैसे 12, 14, 15 ये बातें कल की गई थी। ठीक है, वही चीजें यहाँ लिखी गई हैं कि इस प्रणाली में एक या एक से अधिक संकेतों को मिलाकर संख्या प्राप्त होती है। अगली बात इसमें लिखा गया कि इस प्रणाली में प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है। कल हम लोग चर्चा किए थे स्थानीय मान और वास्तविक मान। वास्तविक मान को कई नाम दिया गया था, अंकित मान, जातीय मान, शुद्ध मान। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको हम लिखते कैसे, दाईं ओर से बाईं ओर इसको लिखा जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। द्विधारी संख्या प्रणाली या बाइनरी सिस्टम, इसकी क्या विशेषता होती है कि इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। इसमें केवल 2 अंक ही होते हैं, 1 0 और 1 1। 2 अंक होने के नाते इसका बेस 2 होता है, और इसको द्विधारी संख्या प्रणाली को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। यानी 2 नंबर सिस्टम बेस किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं द्विधारी संख्या प्रणाली। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं, 1 0 और 1 1। कभी कभी भी पूछ लेता है द्विधारी संख्या प्रणाली में कौन कौन से अंक होते हैं, तो 0 और 1। इसका आधार 2 होता है। हमने बताया कि इसका बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 अंक होते हैं जो यहाँ लिखे गए 0 और 1। तो ये रहा संख्या प्रणाली से कुछ संबंधित। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं संख्या के प्रकार या संख्याओं के प्रकार। अब धीरे धीरे ये मान के चलिए कि हम लोग नंबर सिस्टम पे अग्रसर होते चल रहे हैं, यानी बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। टोटल 16-17 तरह की संख्या हम लोग पढ़ेंगे, और उन संख्याओं पे सवाल भी देखा जाएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, जो यूपी टेट और सी टेट के जो बच्चे होंगे उनके लिए ये जो संख्या प्रणाली हमने बताया, इससे सवाल उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके प्रैक्टिस सेटों में ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रैक्टिस सेटों में वो चीजें मिलेंगी। तो चलिए अगला जो है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है,
अब बात इसमें आती है संख्या। देखिए स्ट्रक्चर मैं एक बना रहा हूँ और इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, संख्या यानी नंबर। ठीक है, तो संख्या को हम लोग पहले कितने भागों में बांट दें? 2-3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। एकदम साथ साथ पढ़ते हुए चलिए, मजा आएगा पढ़ने में। पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर। रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बड़ा बनाना है दोस्त, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। उसके बाद सम्मिश्र संख्या। क्या? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या से 2 संख्याओं का निर्माण और होता है। सबसे पहली बात अभी मैं समझाऊंगा किससे क्या क्या बन रहा है। अभी एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं से, ठीक है, परिमेय संख्याओं से अब हम कुछ और भी संख्या बनाएंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं से अब कुछ और भी संख्या बनेंगी, इनके बारे में भी देखते हुए चला जाए। ठीक है, देखिए चीजें पूछी जाती हैं, अभी कैसे सवाल इस पे पूछे जाते हैं वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहला पूर्णांक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद भिन्न। ठीक है, इसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। इसको होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। ये आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि पूर्णांक से भी हम लोग संख्या बनाएंगे भाई। क्या क्या बनेगी? एक ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव, उसके बाद धनात्मक पॉजिटिव नंबर, उसके बाद शून्य या शून्य बीच में कह लें, कोई बात नहीं इसमें, इसको उदासीन कह दें अगर हम थोड़ा सा साइंस की भाषा में जाए तो। अब पॉजिटिव संख्या से बनते हैं यहीं पर प्राकृतिक
संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं से निर्माण होता है दो तीन संख्याओं का। अभी मैं स्ट्रक्चर थोड़ा उधर लेके चलूंगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको थोड़ा आया तो मिटा के फिर समझा जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या से बनता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक, भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। अब इसके बाद भाज्य संख्या से बनेंगे सम और विषम, और अभाज्य से बनेंगे सहअभाज्य, अपेक्षित अभाज्य और जुड़वा अभाज्य, ठीक है। तो पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं, फिर अभी यहाँ हम लोग आगे इसको स्ट्रक्चर में उतार कर आगे देखा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात अगर किया जाए, क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा उसको समझा जाए। आपसे पूछता है सम्मिश्र संख्या किससे बनती है, तो आप कहेंगे वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाने से सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। इनको पढ़ा जाएगा, एक एक संख्याओं को विस्तार से पढ़ा जाएगा, ठीक है। जितना लिखा गया है अभी जो और आगे लिखेंगे उन सबको विस्तार से पढ़ा जाएगा। यानी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या किससे बनती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या से मिलकर सम्मिश्र संख्या बनती है। दूसरी बात, वास्तविक संख्या किससे बनती है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के योग से वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय संख्या में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, पूर्णांक भी पाया जाता है, पूर्ण भी पाया जाता है। पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और भिन्न, ये पाया जाता है। पूर्णांक हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। यानी अगर एक लाइन हम लोग खींचते हैं तो यहाँ से हम कहते हैं 0, तो इधर का निगेटिव और इधर का पॉजिटिव होता है, और यही पूर्णांक को दर्शाता है। इधर का निगेटिव इधर का पॉजिटिव होता है, यही पूर्णांक को दर्शाता है। अब यहाँ पूर्णांक में जो धनात्मक है, धनात्मक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, यानी प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए धनात्मक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दो संख्याओं का यहाँ निर्माण हुआ। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर, ठीक है। इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। तो आगे हम लोग यहाँ से डायग्राम फिर शुरू करेंगे, क्या बन रहा है। ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आप अपनी कॉपी में ही नीचे से बनाते हुए चलिएगा। बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ नीचे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक एक संख्याओं को पढ़ा जाएगा दोस्तों, घबराना नहीं, ठीक है। अब बड़ा विस्तार से पढ़ा जाएगा, छोटी से छोटी पॉइंट को देखते हुए चला जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आप कहेंगे कि सर आप ये चीज नहीं बताएं। अगर कुछ चीजें छूट भी जाती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में मेंशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े, मान लीजिए क्या था, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से क्या क्या बना था भाई, बना था अभाज्य संख्या, इसी को रूढ़ संख्या भी कहा गया, ठीक है। और दूसरा भाज्य या यौगिक, यौगिक संख्या, ठीक है। बात आई समझ में, उसी को क्या कहा गया, देख इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर,
और इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इससे 3 संख्याएं और बनती हैं। कौन कौन सी बनती है भाई? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। दूसरा इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या, और तीसरा अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, इसको ट्विन प्राइम नंबर, इसको रिलेटिव नंबर कहते हैं, इसको रिलेटिव नंबर। ठीक है, अब यहां से बनती हैं 2 चीजें, सम संख्या और विषम संख्या। क्या क्या बनती है भाई? सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके अलावा 2 नंबर और हम लोग पढ़ेंगे, संपूर्ण संख्या और रामानुजन संख्या। यानी इसके अलावा और हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 संख्या और पढ़ेंगे, एक संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर और दूसरा रामानुजन। ठीक है, इन संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कहाँ से शुरू करते हैं? पहले यहीं से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या से होते हुए हम लोग एक एक संख्या को देखते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो मिटा देता हूं मैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं और बड़ा बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं ये। ठीक है, चलिए तो मैं मिटा देता हूं इसको। उनके लिए भी एकदम बेसिक से है, जिनको आता है मैथ, ये उनके लिए भी है जिनको नहीं आता है। थोड़ी सी आप मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, दोनों लोगों की मेहनत से आपको मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात ये उठती है कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। सबसे पहली बात ये उठती है कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे सभी गिनतियों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी गिनतियों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, मैं बोल दिया हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सभी गिनतियों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब देखिए, आप यहाँ आपके मन में आएगा हम 0 क्यों नहीं लिखे हैं, तो अभी 0 पे आगे चर्चा होगी। प्राकृतिक संख्या की खोज किसने किया था? इसकी खोज
प्राकृतिक संख्या की जो खोज है किसने किया था? पाइनोस ने। ठीक है, किसने किया था? पाइनोस ने। प्राकृतिक संख्या की खोज किसने किया था? पाइनोस ने। और याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होगी। क्या होगी? ये नोट करते चलिएगा, एक एक लाइन में जो बोल रहा हूं मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको नोट करते हुए चलिएगा कि प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है। ये बात कही जा सकती है। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ शब्द आते हैं अनुवर्ती और उत्तरवर्ती। इसमें कुछ शब्द आते हैं अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों का मतलब एक ही होता है। अनुवर्ती का दूसरा नाम उत्तरवर्ती है, या अनुवर्ती कह लेगा या उत्तरवर्ती करके क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा क्या होता है, एक पूर्ववर्ती होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दिए 5, यहाँ लिख लिए कि 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका अनुवर्ती संख्या बताइए। 5 की अनुवर्ती संख्या यानी इसके आगे की संख्या, यानी इसके ठीक बाद वाली संख्या, तब क्या कहेंगे? 6। अब पूर्ववर्ती मतलब इसके ठीक पहले वाली संख्या, यानी 4। बात आई समझ में? अनुवर्ती यानी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 5 के बाद 6। अब प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को, प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए इसी पर अगर एक सवाल हम कहें आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, अगर आपसे एक छोटा सा सवाल कहा जाए कि सबसे, बहुत छोटा सा है, छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या जवाब देंगे भाई? 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1। अगर इसी को हम दूसरे तरफ से पूछें कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, देखिए एक ही बात है, दोनों का आंसर 1 है। ठीक है, आंसर दोनों का 1 है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। एक कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 1। दूसरा कह रहा है कि पहली प्राकृतिक संख्या कौन है, तब भी आप आंसर देंगे 1। अब यहां थोड़ा सा एक चीज और समझिए। हम कह दिए कि 1 का अनुवर्ती संख्या, 1 का अनुवर्ती संख्या, तब क्या कहेंगे भाई? 1 + 1 = 2। यानी अनुवर्ती निकालने के लिए जिस संख्या की भी बात करें उसमें 1 जोड़ दीजिए। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे 5 का, तो 5 + 1 यानी 6। ये
जब 2, 4, 6 वाले जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह से सिखाया जाता है। तो आप कह देंगे 1 का अनुवर्ती संख्या 2 है, लेकिन अगर हम यही कह दिए कि 1 का पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, हम कह दिए 1 का पूर्ववर्ती हमने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, पूर्ववर्ती, ठीक है, 1 का पूर्ववर्ती संख्या। तो दोस्तों अब आप गलती से भी ये मत कहिएगा कि 0, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है जो कभी आगे चर्चा होगी। तो हम कह देंगे 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ठीक है। और आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि हर एक संख्या के बाद एक संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी का आंसर तो है आपके पास कि 1 है, लेकिन सबसे बड़ी की बात करेगा तो हम कह देंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे की संख्या है, यानी उसके आगे की अनुवर्ती संख्या है, ठीक है, इसलिए कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। और दूसरा एक चीज और याद रखिए, इसी को अगर हम पूछ ले, जैसे 1 के बारे में ही चर्चा, देखिए 1 से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है, 1 से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम ये कह दें, मान लीजिए अगर क्वेश्चन बन जाए कि एक किसकी अनुवर्ती संख्या है, कि 1 किसकी अनुवर्ती संख्या है, ठीक है, 1 किसकी अनुवर्ती संख्या है, तो आप कहेंगे किसी की भी नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1 से ही होती है, ठीक है। तो 1 किसी का भी अनुवर्ती संख्या नहीं है। 1 का अनुवर्ती संख्या 2 है, लेकिन 1 किसका है, ये किसी का भी नहीं, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। तो ये सवाल है, छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, ये यूपी टेट का सवाल है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होता है। ये एनटीपीसी मेंस में इस बार पूछा गया था, यूपी टेट में भी पूछा गया और एनटीपीसी मेंस में भी पूछा गया। तो हम कहेंगे सदैव यानी हमेशा क्या होता है, सदैव पूर्णांक होता है। अब ये कहेंगे ये क्या सर, ठीक है। तो अब इसमें बात आएगी, हमने आपसे क्या कहा कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो आपका आंसर है सदैव पूर्णांक होता है। क्यों होता है भाई, इसलिए कि आप मान लीजिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। एक बात बताइए, क्या प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक होती है, तो आप कहेंगे नहीं। तो इस कंडीशन में तो हम 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर ही नहीं ले सकते, इसीलिए कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्योंकि पूर्णांक में तीनों बातें आती हैं। मान लीजिए दूसरा 3 में से अगर 3 आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये गलत होगा। बात आ रही समझ में? इसलिए कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव या हमेशा, 2 शब्द यूज कर सकता है, हमेशा या सदैव
ऑप्शन में जो दिया रहे वो लगा दीजिएगा। या तो हमेशा कहेगा तो सदैव नहीं कहेगा, सदैव कहेगा तो हमेशा नहीं कहेगा। बात क्लियर है? क्या होगा? हमेशा पूर्णांक होगा, इंटीजर्स होगा। ठीक है, यानी टू नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? एक इंटीजर्स होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? देखिए, इस पे घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग बड़ा इत्मीनान से पढ़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि सारे एग्जामों के लिए है ये, एक एग्जामों के लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, उसमें सब में आप रिवाइज करके जाइए। बेसिक कंसेप्ट बेस्ड सवाल जो पूछे जा रहे हैं उस पर भी मिलेगा, जो एडवांस न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं उस पर भी मिलेगा। तो चलिए कुछ इसके संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसीलिए सारी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, इसके सारे पहलुओं पर इसको ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। ठीक है, यानी इसमें क्या बातें आएंगी कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, अभी पीछे तो हम लोग अंतर देख ही लिए, लेकिन दो प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या दूसरा बी है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ। चलिए मैं लिख देता हूं, दो प्राकृतिक संख्या का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? जैसे में मान लीजिए एक प्राकृतिक संख्या ए है और दूसरा बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? ये ए प्लस बी जो आएगा ये प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। मान लीजिए इसके जगह 2 होता, इसके जगह 3 होता, तो 5 क्या होता भाई? एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बात आई समझ में? तो अब क्या दूसरी पहली बिंदु ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या प्राकृतिक संख्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। संख्या नहीं है। बात आई समझ में कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पूर्णांक होता है। अभी पीछे हमने समझाया इसी बात को। लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होती है। बात आई समझ में? चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो ये तो मान लीजिए ये आपका आ गया नहीं, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे यानी ए इंटू बी बराबर जो ए बी आपका आएगा ये एक प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगा भाई? प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3
6, 4 गुणे 5 20। ये एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं का भाग, दो प्राकृतिक संख्याओं का भाग क्या एक प्राकृतिक संख्या होगा? क्या एक प्राकृतिक संख्या होगा? तो आप आंसर क्या देंगे? नहीं। मिटा देना इसको। चलिए मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा समझते हैं आगे। संवरक नियम में ही, ठीक है, कि जो a डिवाइडेड बाई b होता है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का भाग प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा, हमने जो बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का भाग प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे डाल के ये लिख लीजिएगा a बाई बी। मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि 3/4, ठीक है, 3/4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो ये तो एक भिन्न है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात तो ठीक है, ये मान लीजिए अपवाद है। अगर हमने कह दिया 0/2, तो जब हम 0 में 2 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0। क्या आएगा? 0। और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या होता है? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए हम कह देंगे कि ये चीजें लागू नहीं। दो बातें आप थोड़ा समझ लीजिए कि अगर 0/2 और एक 2/0, इसका मान तो 0 आएगा, लेकिन इसका मान अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित, ठीक है, क्या होगा? अपरिभाषित होगा, यानी 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। 0 में किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग ए बी के माध्यम से सारे रूल, उसके गुणधर्म जो है वो समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए एक, इसीलिए हमने एक स्ट्रक्चर में बना के बता दिया कि क्या क्या इस पे सेंटेंस बनेंगे कैसे, ठीक है। ये रेलवे में भी इस बार पूछे गए हैं, और यूपी टेट सी टेट में तो भरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग अगला नियम पढ़ेंगे, साहचर्य नियम, ठीक है। अभी सवाल भी इन पे देखे जाएंगे। साहचर्य नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में एसोसिएटिव देखिए इंग्लिश थोड़ी सी तंग है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब उसी चीज में पहली बातें क्या है, इसमें संवरक में 2 संख्याओं का गुणा था, इसमें 3 संख्याएं आती हैं। क्या a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, क्या ये दोनों बराबर होंगे संवरक नियम में? ऐसे करके पूछता है, ठीक है। दूसरी बात अभी चर्चा किया जाएगा, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। तीसरी बात a माइनस बी माइनस सी, फिर a माइनस बी माइनस सी। चौथी बात a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी इक्वल a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी। अब ये पूछ रहा है क्या योग का संवरक नियम, साहचर्य नियम सही है? तो जी सही है। जैसे अगर हम कह दिए कि 3 प्लस 4 प्लस 5, किसी को अगर हम ऐसे लिख दिए कि 3 प्लस 4 प्लस 5, तो देखिए 5 4 9 9 3 12 है,
फिर 4 3 7 7 5 12, यानी दोनों पक्ष बराबर हो रहा है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, साहचर्य नियम में योग का नियम लागू है। ठीक है। दूसरी बात आइए, प्राकृतिक संख्या में चल रहे हैं हम लोग। दूसरी बात गुणा, इसी को गुणे में भी ले लीजिए। 3 × 4 × 5 इक्वल 3 × 4 × 5, 5 चौके 20 3 60, 4 3 12 25 60, यानी दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर हैं, तो ये भी लागू है। लेकिन ये लागू नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, इसको भी समझते हैं हम लोग। मान लीजिए इसी संख्या को लेके कि 3 - 4 - 5 बराबर 3 - 4 - 5, ये घटेगा तो -1 आएगा, यहाँ पर 4 में से 5 जाएगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये घटेगा तो ये -1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -6। यहाँ अंक जुटते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि ये ब्रैकेट में था, तो ये जैसे ही ब्रैकेट खुलता तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाता है, लेकिन यहाँ गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है। तो यहाँ चिन्ह का गुणा नहीं होगा। बात आई समझ में। तो देखिए ये बराबर नहीं हुए हैं, तो ये भी नहीं लागू होगा और ये भी नहीं लागू होगा। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में साहचर्य के योग नियम लागू होते हैं, गुणा का नियम लागू होता है, लेकिन घटाना का नहीं होता और भाग का नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से क्रम विनिमय नियम है। चलिए मिटा दें इसको। ये इसी तरह से पूछता है, ज्यादा से ज्यादा ए बी की जगह पे एक्स वाई ले लेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हुए चला जाएगा ताकि कोई चीजें ना छूटे। अभी जब सवालों पे आया जाएगा और बेसिक कंसेप्ट पे जहाँ सवाल पूछते हैं, कंसेप्ट बेस्ड सवाल जो होते हैं, वहाँ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, ये सारे कंसेप्ट हैं आपके। ठीक है। इस पे थोड़ा सा आप भी ढूंढिएगा, हो सकता है चीजें आप आ जाएं और पढ़ लें आगे। फिर क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं सर, कम्यूटेटिव क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इंग्लिश में इसको। चलिए इसमें भी वही बातें हैं। पहली बातें कि योग का क्रम विनिमय नियम क्या लागू होता है प्राकृतिक संख्या में, तो आप कहेंगे हाँ, यानी ये बराबर होते हैं। दूसरा माइनस यानी घटाना का, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। तीसरा गुणा का, a × b बराबर b × a, ये बराबर होते हैं। चौथा भाग का a/b बराबर b/a, क्या ये बराबर होंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो इसमें घटाना और भाग इसमें भी नहीं होगा, योग और गुणा इसमें होगा, यानी ये दोनों लागू होंगे और ये दोनों लागू नहीं होंगे प्राकृतिक संख्या के क्रम विनिमय नियम का। जैसे मान लीजिए 4 + 5 बराबर 5 + 4, तो 5 4 9, 4 5 9 और 5 4 9, दोनों बराबर हुए। घटाना में ले लीजिए 4 - 5 बराबर 5 - 4, तो ये घटेगा तो -1 आएगा और ये 1 आएगा। गुणा में ले लीजिए 4 × 5 बराबर 5 × 4, 5 चौके 20 और 4 5 20, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। फिर 4/5 बराबर 5/4, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब इस पे थोड़ा सा सवाल देखते हैं।
ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा क्या ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कथन बेस्ड सवाल आते हैं, कथन पर आधारित सवाल आते हैं। और ये जान लीजिए कि अगर आप इसको पढ़े नहीं रहेंगे तो इसमें तुक्का भी नहीं चलेगा। एक होता है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, एक होता है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। ठीक है, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत क्या होता है? इनवर्स वाली चीजें, यानी x बटे वाई गुणे वाई बटे एक्स, यानी इसका मान क्या आता है भाई? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। बात आई समझ में? इसका मान क्या आता है? 1 आता है। अब देखिए, एक सवाल आपसे हम पूछता है, ठीक है, कि एक क्या प्रतिलोम गुणन सिद्धांत है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों रिवर्स वाली बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दिए 3/4 गुणे 4/3, तो इनसे ये कट जाएंगे, तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए इसी पर एक सवाल लेते हैं हम लोग। एक सवाल लिखा गया है, इसी पे नहीं, मतलब अब तक जितना पढ़े हैं उसमें से एक सवाल है। 16 गुणे 25, 16 गुणे 25 बराबर 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, फिर अगली लाइन लिखा है 8 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। फिर उसकी अगली लाइन लिखा है 40 गुणे 10। ठीक है, 40 गुणे 10। फिर लिखा है कि इस प्रश्न को हल कैसे किया जाए और इसमें गुणन का कौन सा नियम लागू है। ठीक है, इसमें गुणन का कौन सा नियम लागू है। अब जहां पहला ऑप्शन आपका दिया है पुनरावृत्ति योग, अभी इसको भी समझा देते हैं क्या होता है पुनरावृत्त योग। दूसरा दे रखा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। तीसरा दे रखा है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। और चौथा दे रखा है वितरण नियम या सिद्धांत। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं साहचर्य गुणन सिद्धांत में। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी पढ़ा गया है, बराबर वही फिर ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी, ब्रैकेट का अंतर हो जाता है सिर्फ। तो एक बात नॉर्मल देखिए, अगर इनका आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 400 आएगा। इनका भी गुणा करेंगे 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 का 9 25 15 400। दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो क्या नियम लगेंगे? साहचर्य योग प्रतिलोम गुणन सिद्धांत हमने आपको बताया ही कि x बटे वाई इंटू वाई बटे एक्स बराबर 1। ठीक है, अब पुनरावृत्ति योग, ये क्या होता है? पुनरावृत्ति या पुनरावृत्त योग, इस चीज को भी समझ लीजिए, यानी किसी चीज का रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या कह दें, इसको समझिए, 7 + 7 + 7 बराबर अगर आप 21 लिखेंगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 7 × 3 लिख सकते हैं ना? तो 7 × 3 = 21।
तो ये जो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो आ रही हैं, तो इसको हम योग कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि पुनरावृत्ति योग क्या इसमें लागू है? क्या वही संख्याएं बार बार आ रही हैं? तो नहीं आ रही हैं। क्या रिवर्स लागू है? नहीं लागू है। अब वितरण में समझिए, वितरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। क्या होता है वितरण में? योग का सिद्धांत लागू है। ठीक है, वितरण में योग का सिद्धांत लागू है। जैसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, ये वितरण सिद्धांत है। ठीक है, या बंटन नियम भी कहते हैं इसको। तो बराबर आप क्या लिखेंगे? a b प्लस ए सी। ठीक है, ये वितरण सिद्धांत यानी ये जो लिखा गया है, तो ये योग में लागू है और किसी में लागू नहीं होगा। घटाना में लागू होगा। योग और घटाना दोनों में लागू होगा। यानी ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी। तो ये योग और घटाना में ये दो ही चीजों में लागू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे गुणन की बात किया हुआ है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा साचरणीय। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल और देखते हैं। प्राकृतिक संख्या आज खत्म कर देते हैं, फिर कल आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड जो सवाल बनेंगे, नॉर्मल बनने के लिए बहुत सारे बनेंगे। आगे हम लोग मिक्स जब करेंगे तो सभी तरह के सवाल देखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड सवाल आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, -5 से बड़ी तथा -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी, +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या या संख्याओं का गुणनफल होगा। पहला ऑप्शन है -14,400, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 576। ठीक है, देखिए बड़ा शानदार सवाल है ये। एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है। ठीक है, लेकिन बड़ा मजेदार सवाल है। अब इस सवाल को नॉर्मल अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो आप गलत कर देंगे। क्यों? देखिए गलत कहाँ से करेंगे? क्योंकि आपसे कहा -5 से लेके +5 तक, यानी -5 से +5 तक की जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करना है। तो आप नहीं जानेंगे इनके कंसेप्ट तो -4 -5 ऐसे करते जाए, -3 -2 -1 करते जाएंगे और वहीं ये गलत कर देंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट जानेंगे, क्या कंसेप्ट जानेंगे? कि जो प्राकृतिक संख्या होती है ये कभी निगेटिव नहीं होती है, यानी इससे अब हमें मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है? इससे। तो 5 है, इससे कह रहा -5 से बड़ी और +5 से छोटी। तो इससे छोटी क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का 9 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24। बात आई समझ में? देखिए बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है,
किस पे आधारित है? कंसेप्ट पे। यानी अगर आप नहीं जानेंगे तो गलत करके आएंगे, हर हाल में गलत करके आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो ये गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मिटा दें इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आपके यहाँ लग जाएंगे स्क्रीन पे, मैं पढ़ देता हूं। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस 1 x प्लस 2, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस 1 x प्लस 2 हमेशा किससे विभाज्य होंगे? हमेशा किससे विभाज्य होंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यानी बी 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 7। ठीक है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या हो। क्या हो भाई? प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, x एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या होगा? ये किससे विभाज्य होगा? हमेशा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या है तो आप x बराबर सबसे पहले 1 ले लीजिए, मन करे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी संख्या से शुरू करते हैं। अगर 1 हम लोग लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 2, तो क्या आएगा भाई? 1 इंटू 1 1 2 और 2 1 3, तो 3 दूना 6, 6 का नाम 6। तो ये हमेशा किससे कटेगा? तो 6 से। बाकी कटने के लिए अगर हम 2 ले लेंगे x का मान, अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 1 3 और 3 2 2 4, तो 4 3 12 दूना 24। कटने के लिए तो इससे भी कटेगा, लेकिन वो कह रहा हमेशा, तो हमेशा जो छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है, उसी को वैल्यू पुटअप करते हैं और ये हमेशा 6 से कटेगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या पर आधारित सारे सवाल। ठीक है, कल हम आपको एक सवाल दे रहे थे उसको लगाने के लिए। ठीक है, तो आइए उस सवाल को हम लोग देखते हैं। कल सवाल हमने बोला नहीं था, लेकिन आज हम बोल दे रहे हैं उसको। मैं लगा दूंगा, वीडियो में लगा है, वीडियो में वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कल का आपका सवाल है 555.55। 555.55 में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान, कल का ये आपका सवाल है। क्या है? ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन आपका था 5000, दूसरा ऑप्शन 0.005, तीसरा ऑप्शन 0.05 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप 555.55 की बात करेंगे, इस 5 का स्थानीय मान लेंगे तो 5 आएगा, इसका लेंगे तो 50 आएगा, इसका लेंगे तो 500 आएगा। क्या इन तीनों में से कोई है? नहीं है। अब इन दोनों की बात करें तो कल हम बताए थे कि दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या होती है उसको दशांक कहते हैं, दशमलव के बाद वाली जो दूसरी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? शतांक कहते हैं। तो इसका अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.5 होगा या 5/10। तो क्या 0.5 कहीं है? नहीं है।
लेकिन दूसरे वाले का निकालेंगे तो क्या आएगा 0.05 या क्या भाई 5/100। तो है क्या यहाँ पर है। अब देखिए होने के लिए भी सब सही है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं उनको हम लगाएंगे। तो जो ऑप्शन में आपका है वो ये है, तो आपका आंसर ये हो सकता है वो इसी रूप में लिखा है। अगर इस रूप में नहीं लिखता तो क्या लिख देता है इसको 5/100 और क्या लिख सकता था 1/20। ठीक है ये भी लिख सकता था। तो ये आपके कल के सवाल थे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्ण संख्या के गुणधर्म दोष सब कुछ हम लोग देखते हुए चला जाएगा। देखिए कुछ भी छूटेगा नहीं, एक एक चीज हम लोग देखते हुए पढ़ते हुए चला जाएगा। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो अगर आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट को देख के मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।